नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फंसे कर्ज से उबरने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में मुहर। नई इस्पात नीति को भी मंजूरी। जवानों के साथ बर्बरता पर पाकिस्तान उच्चायुक्त तलब। उकसावे की कार्रवाई बता सौंपे गए सबूत। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 30 भारतीय मछुआरे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला। एक जवान की मौत, 11 घायल। C-60 कमांडोज के वाहन को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी। 25 IAS अफसरों का तबादला। कई अधिकारियों के पुराने तबादले आदेश में भी संशोधन। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 4-3 से हराया। फाइनल में पहुंचने की बढ़ी उम्मीद। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में विकास कृष्णन और शिव थापा समेत 4 भारतीय। भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत करने के मामले में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के उस दावे को भी झूठा बताया जिसमें उसने बर्बरता की इस घटना में हाथ नहीं होने की बात कही थी। अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के इनकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। रक्षा मंत्री ने लोगों से भारतीय सेना पर भरोसा बनाए रखने की भी अपील की। The fact that cover firings are provided to those who carry out this act, they are helped to escape on such a heavily guarded border where posts are within few meters of each other. This can't happen without the protection of the or the participation or the actual indulgence of the army itself. भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा है कि वो अपने उन सैनिकों और कमांडरों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने 1 मई को 2 भारतीय सैनिकों की हत्या करके शव के साथ बर्बरता की है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता गोपाल बागले ने कल कहा कि मौका-ए वारदात से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस घटना में पाकिस्तान सेना का हाथ है। इससे पहले मंगलवार को दोनों देशों के DGMO के बीच भी हॉटलाइन पर बात हुई थी। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता के मामले में बुधवार को विदेश सचिव S जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने नियंत्रण रेखा पर क्षत विक्षत सैनिकों के खून के नमूने और नियंत्रण रेखा से पाकिस्तान की ओर गए खून के निशान की जांच की है। इससे ये साफ है कि इसे पाकिस्तान से आए सैनिकों ने ही घटना को अंजाम दिया है। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त से विदेश सचिव S जयशंकर ने भारत में इस घटना से फैले आक्रोश की जानकारी दी। हालांकि अब्दुल बासित ने इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार किया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि वो नवाज सरकार को भारत के पक्ष से रूबरू कराएंगे। उच्चायुक्त साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया इस घटना में, लेकिन वो हमने जो कुछ उनसे कहा है वो उसे अपनी सरकार तक पहुंचा देंगे। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को कहा कि भारतीय सैनिकों की हत्या कर उनको क्षत विक्षत करने की घटना अमानवीय है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कई बार कहा है, लेकिन उस पर इसका असर नहीं पड़ा। ऐसे में दोनों देशों की जनता के बीच भी कोई मेलजोल की स्थिति संभव नहीं है। भारत ने इस घटना के विरोध में पाकिस्तान से आए छात्रों को भी वापस भेज दिया है, जो NGO के सहयोग से भारत भ्रमण पर आए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कश्मीर में आतंकवादियों ने बुधवार को 2 बैंक लूट लिए। दोनों वारदातें 2 घंटे के अंतराल पर पुलवामा जिले में हुई। पहली वारदात में इलाकाई देहाती बैंक की वाहीबाग शाखा में 4 आतंकवादी घुसे और 5 लाख रुपए लूट लिए। दूसरी घटना जम्मू कश्मीर बैंक के नेहामा शाखा में हुई। पिछले 3 दिन में बैंकों और उससे जुड़ी संपत्तियों पर यह चौथा हमला है। मंगलवार को भी आतंकवादियों ने एक बैंक से 65,000 रुपए लूट लिए थे।
1 मई को आतंकवादियों ने कुलगाम में कैश वैन पर हमला किया था। इसमें 5 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की। इस तरह से इनको बेदर्दी से कत्ल करना, मुझे लगता है कि ये हमारे कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती है। हम लोगों को सोचना होगा कि इस किस्म की तोड़ फोड़, इस किस्म की डाका जनी, इस किस्म के कत्लो गारत से आखिर हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी कौम का क्या हम अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं इस वक्त। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए सरकार के साथ बातचीत की पेशकश की है। हुर्रियत नेताओं के एक गुट ने मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता में श्रीनगर में बैठक की। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि सरकार बल प्रयोग के बदले समस्या के समाधान पर जोर दे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के आंतरिक सुरक्षा हालात और वहां तैनात भारतीय सैनिकों पर हमले की घटनाओं को लेकर बुधवार को दिल्ली में उन्होंने समीक्षा बैठक की। गृहमंत्री की सुरक्षा अधिकारियों के साथ 3 दिन में यह लगातार तीसरी बैठक थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खुफिया विभाग के निदेशक राजीव जैन, रॉ के चीफ अनिल धस्माना समेत कई उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को C-60 कमांडोज के एक बम रोधी वाहन पर लैंडमाइन हमला किया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस हमले में 11 जवान जख्मी हो गए, जबकि 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इससे पहले भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 1 CRPF और 2 महाराष्ट्र पुलिस के जवान घायल हो गए थे। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के एक बड़े हमले में CRPF के 25 जवानों की मौत हो गई थी और 6 घायल हुए थे। बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें 7th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर करने से लेकर नेशनल स्टील पॉलिसी को मंजूरी देने का जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के लिए विकलांगता पेंशन को भी मंजूरी दे दी। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ रहे NPA से निपटने के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का भी फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बैंकों के फंसे कर्ज से उबरने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में NPA संकट से निपटने के लिए एक अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मुहर के बाद इस अध्यादेश को कानून में बदला जाएगा। सरकार फंसे कर्ज के संकट से बैंकों को उबारने के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन करना चाहती है। पिछले साल भी बैंकों और NPA वसूली से जुड़े अहम कानूनों में बड़े बदलाव किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम NPA के तहत फंसी हुई है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति ना आ जाए। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत देश के इस्पात क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सरकार ने 2030 तक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ये सुधार 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। उनको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक 2.57 के मल्टीप्लायर के बेस पे ले लें पेंशन, या फिर एक वैकल्पिक, इसमें थोड़ा सा पे कमीशन से अलग गए हैं, पे फिक्सेशन का एक फॉर्मूला पेंशन कमेटी ने दिया है। इन दोनों में से जो भी फेवरेबल होगा, दोनों ऑप्शंस रिटायरीज के पास अवेलेबल होंगी। कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने भोपाल, भरतपुर और गुवाहाटी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। भारतीय पर्यटन विकास निगम अपनी 50% हिस्सेदारी राज्य सरकारों को बेचेगी।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम भी मंजूर की है। कैबिनेट ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी मोहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी में चल रहा राजनीतिक विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। पार्टी ने बुधवार को विधायक अमानतुल्लाह खान को निलंबित कर दिया। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट बताया था। इसकी जांच के लिए समिति बनाई गई है। नाराज विश्वास को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाने वाले कुमार विश्वास को मनाने देर रात खुद अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने पहुंचे। मान मनव्वल के बाद कुमार विश्वास राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में शामिल हुए। 3 घंटे चली बैठक के बाद मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास मीडिया को बयान देने आए। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, उस सब को लेके पार्टी की कमेटी बनाई गई है। वहीं अमानतुल्लाह खान फिलहाल पार्टी के फैसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। 2.5 साल पुराना आया हुआ दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी क्या बात रखूंगा। कुमार विश्वास अमानतुल्लाह खान को पार्टी से बाहर करने पर अड़े थे। अमानतुल्लाह खान के निलंबन के बावजूद कुमार के चेहरे पर बेचैनी इस तस्वीर से साफ देखी जा सकती है। इसकी वजह कई हैं। मनीष सिसोदिया ने मीडिया के जरिए पार्टी के खिलाफ चल रहे कुमार के बयानों पर आपत्ति जताई थी। केजरीवाल या सिसोदिया ने अब तक अमानतुल्लाह खान के उस बयान का खंडन नहीं किया है जिसमें कुमार पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया गया था। कुमार विश्वास ने अमानतुल्लाह खान को मुखौटा बताया था, लेकिन उसे शह देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के झगड़े से दिल्ली का नुकसान हो रहा है। The biggest question is what has happened to the promises or to the issues on basis of which Aam Aadmi Party was formed. What has happened to this Jan Lokpal? What has happened to internal democracy? We are seeing in Aam Aadmi Party anyone speaking against Kejriwal is shown the door. बहुत अफसोस की बात यह है कि इतने गंभीर इल्जामात के बाद, जिसमें क्या कुछ नहीं कहा गया है एक दूसरे को, उसके बाद इस तरह का क्लाइम डाउन कर लेना, साथ आ जाना एक पद को देने के बाद, मुझे सच में बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि कहीं पे भी सिद्धांतों की और उसूलों की जगह नहीं रह गई है इस पार्टी में। इस मामले के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी सार्वजनिक हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में कुमार अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कला थमती नजर नहीं आ रही है। पार्टी नेता शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर मुलायम सिंह यादव को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो वो एक सेक्युलर मोर्चा बनाएंगे जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोध के जरिए दुनिया में देश की पहचान बनाने की सलाह दी है। हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर दे रही है। इसमें योग और आयुर्वेद के साथ स्वच्छता की अहम भूमिका है। हरिद्वार में पतंजलि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोध पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिसर्च ही दुनिया में पहचान दिला सकता है। रिसर्च, इनोवेशन, इसकी क्या ताकत होती है हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर इसके विषय में बड़ा संवेदनशील है। भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा योग, उस पर विश्व का आकर्षण पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नई स्वास्थ्य नीति को लेकर आई है और वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साफ सफाई है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है और सस्ते से सस्ता रास्ता है वो है स्वच्छता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे और करीब आधे घंटे तक मंदिर में पूजा की।
केदारनाथ धाम के पट आज से दर्शन के लिए खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय रेल मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों की मदद लेने जा रही है। इसके लिए राजधानी में बुधवार से शुरू 2 दिनों की ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि एक समय सीमा तय करके तकनीकों के बारे में ठोस नीति बने। रेलवे सुरक्षा और बेहतर सेवा जैसी तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए विदेशी तकनीकों की मदद लेने जा रही है। इसके लिए RDSO ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड के सदस्य नई तकनीकों के बारे में जून महीने तक ठोस खाका तैयार करें, जो सस्ती और टिकाऊ तकनीक हो। Best known technologies, how to integrate them, we'll have to decide about how to move forward. Not that by June end we'll be able to get all technologies, but a process of moving on. That decision we can take, how we should move forward. रेल मंत्री सुरेश प्रभु का दावा है कि अगले 1 दशक में भारतीय रेल भारी निवेश करने जा रही है। इसमें सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे लंबी और छोटी अवधि की रणनीति पर जोर दे रही है। रेल मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा और क्षमता विस्तार जैसे मसलों पर नई तकनीकें मददगार साबित होंगी। The technology should be fit and forget type. Once you have fitted, whatever is the life you have prescribed, till that time it should not need any attention. सम्मेलन में 20 देशों के 64 रेलवे विशेषज्ञ और रेल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली बैठक में रियासत के सियासी हालात, घाटी के हालात, आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है फिर से महागठबंधन बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार और शरद यादव, एनसीपी के शरद पवार और वाम नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात कर चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी एकता बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्दी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात करने वाली हैं। डीएमके नेता स्टालिन भी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिल सकते हैं। काले धन पर एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में करीब 21 अरब डॉलर का काला धन भारत से बाहर भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2014 के बीच 770 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश में आया, जबकि इस दौरान 165 अरब डॉलर देश से बाहर गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के दौरान 1000 अरब डॉलर की अवैध राशि का विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आवागमन हुआ। इसमें 101 अरब डॉलर भारत में पहुंचा, जबकि 21 अरब डॉलर देश से बाहर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से 2014 के दौरान कुल अवैध वित्तीय प्रवाह भारत के कुल व्यापार करीब 3% यानी करीब 165 अरब डॉलर रहा। ये पहली रिपोर्ट है जिसमें अवैध धन के देश में आने और निकलने के बारे में अध्ययन किया गया है। बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में जूम डेवलपर्स कंपनी के डायरेक्टर विजय एम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने की है। चौधरी पर करीब 500 कंपनियां बनाकर जालसाजी का आरोप है। ये देश में बैंक जालसाजी का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत हुई है। आरोप है कि विजय एम चौधरी ने 485 कंपनियां खोल रखी हैं। ईडी ने 130 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बुधवार को सूबे के 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इनमें 16 आईएएस अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए हैं। इसके अलावा कासगंज के डीएम के विजेंद्र पांडियन को हटा दिया गया है। उनकी जगह उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में एमडी राजेंद्र प्रताप सिंह को कासगंज का डीएम बनाया गया है। कई अधिकारियों के पुराने तबादला आदेश में संशोधन भी किया गया है। बीते 1 महीने में ये तीसरा मौका है जब बड़ी संख्या में प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। प्रदेश में इससे पहले 84 आईएएस, 54 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया था। जीएसटी बिल पास कराने के लिए आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 दिवसीय विशेष सत्र में जीएसटी के अलावा 5 अन्य संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे। सत्र दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जीएसटी बिल पास हो गया। अब तक मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों की विधानसभाओं में जीएसटी बिल पास कराया जा चुका है। जीएसटी कानून लागू होने से पहले इस बिल को देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं में पास किया जाना जरूरी है। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एटीएस ने बुधवार को संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट की पहचान आफताब अली के रूप में हुई है। आफताब अली ने पाकिस्तान में आईएसआई से जासूसी का प्रशिक्षण लिया है। साथ ही वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी से संपर्क में भी था और उनसे संपर्क के लिए कोड नेम का इस्तेमाल करता था। वहीं एक दूसरे जासूस अल्ताफ भाई कुरैशी को मुंबई के पापड़वाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। अल्ताफ मुंबई से आफताब को जासूसी के लिए पैसे भेजता था। उसने कई बार आफताब के खाते में पैसे डाले। ये पैसे उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई मुहैया करा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को न्याय मित्र बनाने की इजाज़त दे दी है। अब वो 3 तलाक, बहु विवाह और निकाह हलाला पर अदालत की मदद करेंगे। इन मुद्दों पर अदालत 11 मई से सुनवाई करेगी। उन्हें कोर्ट को अपना लिखित पक्ष 2 दिन में देना होगा। कई याचिकाओं के जरिए इन तीनों प्रथाओं को चुनौती दी गई है। इस मामले में सरकार ने 11 अप्रैल को अपना पक्ष रखा था। सरकार की दलील थी कि इससे महिलाओं की गरिमा पर असर पड़ता है और उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी और कहा था कि मामला न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम सुरक्षा के नाम पर बने संगठनों की जांच के लिए हर जिले में निगरानी अफसर नियुक्त किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र सरकार का जवाब आने तक इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र और 5 राज्यों से 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए तत्काल सकारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि राज्य में किसानों के जरिए की जा रही खुदकुशी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि प्रदेश के किसान इसका लाभ उठा सके और वो मंडी में सही दाम पा सके। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अगली तारीख पर इससे निपटने की योजनाएं पेश करेंगी। देश और दुनिया में कल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रेस की आज़ादी और पत्रकारों की सुरक्षा को चुनौती से जुड़े कई कार्यक्रम हुए। द हूट संस्था के मुताबिक देश में पिछले 16 महीनों में पत्रकारों पर हमले की 54 घटनाएं सामने आई हैं। इधर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भारत में मीडिया की आज़ादी पर चर्चा की। मीडिया कर्मियों पर हमले और पेड न्यूज़ पर भी चिंता जताई गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रेस की आजादी और उसकी भूमिका पर अपने विचार रखे। पत्रकारों ने कहा कि किसी भी देश में प्रेस की आजादी से ही वहां अभिव्यक्ति की आजादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्रकारों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में स्थापित हो रहा है। सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया का एक्सटेंशन मानने का एंड समटाइम्स इवन अल्टरनेटिव। देयर आर कॉन्शियस अटेम्प्ट्स to place social media as the fifth pillar of democracy। और कोशिश ये हो रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बराबर उसको लेजिटिमेसी दे दी जाए। कार्यक्रम में पत्रकारों पर हमले और पेड न्यूज पर भी चिंता जताई। कहीं जब मीडिया पे हमला होता है, कहीं न कहीं जब मीडिया के बारे में अनाप शनाप चीजें कही जाती है तो कहने वालों ये कॉन्फिडेंस है कि ये आम जनता आपको बैक कर देगी, आम जनता हमारी बात को समझ के एक्सेप्ट करेगी। साल 1993 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को ये दिवस मनाने का फैसला किया था। इसका मकसद प्रेस की आजादी के प्रति जागरूकता फैलाना है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। के विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। वहीं फिल्म नीरजा के लिए सोनम कपूर को विशेष उल्लेख के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ज़ारा वसीम को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और फिल्म पिंक को बेस्ट फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू के अलावा कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थीं। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 30 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी 5 नौकाएं भी जब्त कर ली। इन पर पाकिस्तान की जल सीमा में जाकर मछली पकड़ने का आरोप है। गिरफ्तार मछुआरों पर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। इन्हें आज न्यायिक मजिस्ट्रेट सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। ताज़ा गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव है। पाकिस्तान ने इस साल 304 मछुआरों को हिरासत में लिया। एक हफ्ते पहले 27 अप्रैल को ही 29 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया था, जबकि मार्च में भी 2 बार भारतीय मछुआरे पकड़े गए। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के गुलिस्तान इलाके में कोयले की खदान में विस्फोट होने से 21 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी खदान में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। सरकारी मीडिया के मुताबिक खदान में 1300 मीटर की गहराई पर एक शाफ्ट में खनिक काम कर रहे थे, जहां ये हादसा हुआ। वहीं सुरंग में फैली जहरीली गैस की वजह से बचाव काम बाधित हो रहा है। और खेल की दुनिया से अहम खबर। मलेशिया के इपो में खेले जा रहे अजलान शाह हॉकी कप में बुधवार को रोमांचक मुकाबले में भारत ने जापान को 4-3 से हरा दिया। मैच के 8वें मिनट में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त बना ली, लेकिन जापान ने जल्द ही बराबरी कर ली। इसके बाद तीसरे क्वार्टर के आखिर में गोल करके जापान ने बढ़त कायम कर ली। इसके बाद दोनों टीमें एक के बाद एक गोल करके मैच में 3-3 की बराबरी पर आ गई। 57वें मिनट में मनदीप सिंह के निर्णायक गोल ने भारत को 4-3 से जीत दिला दी। मैच में मनदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई। भारत मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। अब लीग के आखिरी मैच में भारत की टक्कर मेजबान मलेशिया से 5 मई को होगी। ताशकंद में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 4 पदक पक्के हो गए हैं। भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन, शिव थापा, सुमित सांगवान और अमित फंगल ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में विकास का मुकाबला कोरिया के डोंगोन ली से होगा। शिव थापा ने एशियाई चैंपियनशिप में अपने लिए लगातार 3रा पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चू इन लाई को हराया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चिनजोरिंग बातरसुक से होगा। उधर सुमित सांगवान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के फेंगकाई यू को मात दी। अब सुमित का अगला मुकाबला ताजिकिस्तान के जैखोन कोरबोनोव से होगा। साथ ही अमित फंगल भी अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीतने में कामयाब रहे। सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत उज्बेकिस्तान के हसनबोय दुस्मातोव से होगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। फंसे कर्ज से उबरने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में मुहर। नई इस्पात नीति को भी मंजूरी। जवानों के साथ बर्बरता पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त तलब। उकसावे की कार्रवाई बता सौंपे गए सबूत। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 30 भारतीय मछुआरे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला। एक जवान की मौत, 11 घायल। C-60 कमांडोज के वाहन को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी। 25 IAS अफसरों का तबादला। कई अधिकारियों के पुराने तबादला आदेश में भी संशोधन। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 4-3 से हराया। फाइनल में पहुंचने की बढ़ी उम्मीद। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में विकास कृष्णन और शिव थापा समेत 4 भारतीय। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर।